हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है अंशुमान मिश्रा। मैं आप लोगों के लिए आज बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी का कोई भी वर्ड हो तो उसी वर्ड में ही उसका अर्थ छिपा होता है। ठीक है, मतलब उसी नाम में ही उसका अर्थ ज़्यादातर क्या होता है, छिपा होता है। तो देखते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक है, ये जो प्रो है, ठीक है, प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन मतलब क्या होते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो कैसा केंद्रक होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, प्रिमिटिव मतलब होता है नॉन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, नॉन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। नॉन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब कि ये कहना गलत है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो कैसा न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस न्यूक्लियस को कहते हैं, ऐसा न्यूक्लियस जो पूर्ण रूप से विकसित ना हो। ठीक है, दैट इज अ नॉन वेल डेवलप्ड, या फिर इसी को हम इंसिपिएंट, बहुत से बुक में आप देखेंगे कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब कि जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कैसा केंद्रक होता है, यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, यू का मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू। कहीं पे भी यू टर्म्स आता है तो यू टर्म्स को हम क्या कहते हैं, ट्रू। यू मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो कहीं पर भी जब ट्रू वर्ड आता है या यू वर्ड आता है तो ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य, और कैरियन मतलब क्या होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। और सत्य न्यूक्लियस का मतलब ये जो न्यूक्लियस इसमें होगा ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड का मतलब इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्र पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स हम किसको बोलेंगे, जिनके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस या नॉन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोट्स किसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो केंद्रक होगा, जो न्यूक्लियस होगा, वो कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा। आइए दूसरा डिफरेंस इसका देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को, लक्षणों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो जो देखिए, एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। तो जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं या प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। एसोसिएटेड मतलब क्या होता है, जुड़ा। ठीक है, तो क्या लिखा है, नॉट एसोसिएटेड। नॉट एसोसिएटेड मतलब कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है। क्लियर। अब यूकैरियोटिक में देखते हैं, यूकैरियोटिक में क्या है, डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट्स जो होते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो डीएनए होता है ये आपका एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, ये आपका जो डीएनए होता है ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तीसरा मेजर डिफरेंस देखते हैं क्या होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में देखिए क्या है, फोटोसिंथेसिस अकर इन क्रोमैटोफोर।
जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो फोटोसिंथेसिस फिनोमिना है, ये कहाँ पे होता है? क्रोमेटोफोर में होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल की जब बात करते हैं तो क्लोरोफिल आपके यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लियर? और यूकैरियोट्स की बात जब करेंगे तो यूकैरियोट्स में देखिए क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? क्रोमेटोफोर में होता है, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, अब में अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस क्या है? देखिए, जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनका जो सेल वॉल होता है, ये कैसा होता है? थिन सेल वॉल होता है, मतलब बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपका बैक्टीरिया का आप देखेंगे, जब आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? पतला होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वो कैसी होती है? थिक होती है। थिक मतलब मोटी। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि अगला मेजर डिफरेंस क्या है? सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, वो किन किन क्रियाओं द्वारा हो सकता है? किस किस प्रोसेस द्वारा हो सकता है? फिजन के द्वारा या बडिंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हो सकता है? फिजन के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा। ठीक है, बडिंग में क्या होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बडिंग उसमें आपका पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है कि बॉडी का कोई एक पार्ट ग्रोथ करेगा, ठीक है, एक बड निकलेगा, और फिर उसी बड से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो इसमें कैसा कैसा सेल डिवीजन पाया जाता है? फिजन। फिजन किसको बोलते हैं? विखंडन। विखंडन मतलब कि एक पार्ट टूटा और एक पार्ट टूट के फिर क्या करेगा कि फिजन होने के बाद, टूटने के बाद एक पार्ट करेगा, फिर दूसरे पार्ट का निर्माण करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजन कहेंगे। अब प्रोकैरियोटिक का देखिए जो एग्जाम्पल होता है, और इसमें सेल डिवीजन कैसे पाया जाता है? इसमें जो कोशिका विभाजन होता है ये आपका मियोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मियोसिस के द्वारा, या इसको हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, माइटोसिस को हम बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, और मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोट्स के? प्रोकैरियोट्स में आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, या फिर साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। क्लियर? साइनोबैक्टीरिया को हम BGA के नाम से भी जानते हैं। BGA मीन्स मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA का पूरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं? एक आपका तो बैक्टीरिया आएगा, और आपका क्या आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या है आपका? एल्गी है, सवाल है। एल्गी के अंदर आपका क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्या आते हैं यूकैरियोट्स में? फंगस आते हैं, प्रोटोजोआ आता है, जितने भी प्लांट्स हैं वो आते हैं, और एनिमल्स। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में आएंगे? यूकैरियोट्स में आएंगे। ठीक है, और डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। और डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? अब देखिए, जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अब यहाँ पे देख लीजिए, आप सेल डिवीजन की बात कर रहे थे, मियोसिस किसको कहते हैं, माइटोसिस किसको कहते हैं, इसको बता देते हैं, फिर दूसरा आपका डिफरेंस देखते हैं। देखिए, मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन जो कोशिका का विभाजन होता है, एक होता है माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस को हम बोलते हैं, मियोसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्लियर है? और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए, माइटोसिस किसे कहते हैं? जब कहीं पर एक मदर सेल से
ठीक है। एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है? 2 डॉटर सेल का निर्माण हो, ठीक है। एक मातृ कोशिका से जब 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस, ठीक। एक मदर सेल है, ये मातृ कोशिका, और एक मातृ कोशिका से कितने पुत्री कोशिका, कितने डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है? आपका 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। मतलब मदर सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी? यहाँ पे 2 पार्ट्स में, ठीक। डिवाइड करके कितने पुत्री कोशिका का निर्माण करेगा? 2। अब मियोसिस की जब बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल से कितने पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 पुत्री कोशिकाओं का। व्हेन वन मदर सेल डिवाइड, जब एक मदर सेल डिवाइड करता है एंड इट विल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। एक मदर सेल डिवाइड करके कितने डॉटर सेल बनाते हैं? मान लीजिए मदर सेल कितने भागों में डिवाइड किया? 4। तो ये देखिए हर एक पार्ट क्या किया? 4 डॉटर सेल का या 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किया। एक इसका बना लिया, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, ठीक है। तो जब एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन। और जब एक मदर सेल 4 पुत्री कोशिकाओं या 4 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं दैट इज कॉल्ड मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट मेजर डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में। अगला देखते हैं। देखिए जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? जितने भी प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के कोशिकांग हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। हम क्या कह सकते हैं? ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज किसको कहते हैं? कोशिकांग। जो कोशिका, जैसे हमारे अंग क्या है? हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, उसी तरह कोशिकाओं के जो अंग होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग कहते हैं, जो सेल के अंदर उनके ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। ये सब क्या है? आपके सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, केवल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है, केवल एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। वो कौन सा है? राइबोसोम, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। केवल राइबोसोम एक कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और सभी प्रकार के कोशिकांग प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S टाइप्स का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में हम क्या कह सकते हैं? ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। सभी प्रकार के कोशिकांग, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, सभी प्रकार के कोशिकांग क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं। क्लियर? कौन सा टाइप्स का राइबोसोम होता है इसमें? 80S। क्लियर? अब इसमें देखिए कि राइबोसोम में S जो लगा होता है, ये कंफ्यूज बहुत बच्चों को करता है कि S का मतलब क्या होता है। तो S का मतलब आप जान लीजिए कि क्यों राइबोसोम में S लगा होता है। तो S का मतलब देखिए क्या होता है? S का मतलब होता है श्वेडबर्ग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं S को? श्वेडबर्ग कोफिशिएंट, या इसको हिंदी में बोला जाता है अवसादन गुणांक। क्या कहते हैं? अवसादन गुणांक, ठीक है। तो जो श्वेडबर्ग के साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसके पहले क्या लगाते हैं? हम S लगाते हैं। अब 80S में भी आप ये बात आती है S का, इसका मतलब भी श्वेडबर्ग कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए जो 70S और 80S राइबोसोम है ये कैसे बनता है इसको जान लीजिए। जो 70S टाइप्स का राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक होता है आपका लार्ज सब यूनिट और एक होता है आपका स्मॉल सब यूनिट। देखिए इसकी साइज क्या है? बड़ी है, और इसकी साइज क्या है? छोटी। तो जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 70S में आपका 50S का होता है। कितने S का होता है? 50S का। और जो स्मॉल सब यूनिट होता है ये आपका 30S का होता है।
क्लियर। अब ये आप कह सकते हो कि सर 50 30 तो 80 है, होना कितना चाहिए 70 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो जब इसको हम दोनों को काउंट करेंगे तो 10s राइबोसोम एक्स्ट्रा राइबोसोम होते हैं, है ना। कितना होना चाहिए 70s होना चाहिए, लेकिन 10s राइबोसोम एक्स्ट्रा होते हैं। तो जो 10s राइबोसोम होता है ये बीच वाले पोर्शन को कवर करता है, इसको कवर करने में चला जाता है। क्लियर। अब 80s टाइप्स का राइबोसोम जो होता है ये भी 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक आपका लार्ज सब यूनिट और एक आपका स्मॉल सब यूनिट। दैट इज अ लार्ज सब यूनिट एंड दैट इज अ स्मॉल सब यूनिट। अब देखिए जो इसमें लार्ज सब यूनिट होता है आपका 80s में, ये 60s का होता है। कितने का होता है 60s का होता है। और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो कितने का होता है आपका 40s का होता है। क्लियर। तो 60 40 कितना हो गया आपका 60 40 100 हो गया। होना कितना चाहिए 80 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 20s राइबोसोम एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो ये बीच वाले पोर्शन को 20s राइबोसोम कवर करने में चला जाता है। क्लियर। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं हम कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।